नाजरीन, 17 जुलाई 2017 को CIA ने कई हजार अपने खुफिया दस्तावेजात रिपोर्ट्स, खतूत और पॉलिसी पेपर्स को डिक्लासिफाइड करके ऑनलाइन जारी कर दिया। इन दस्तावेजात में जुल्फिकार भुट्टो के दौरे हुक्मरानी, दौरे अमरीका, एटमी प्रोग्राम, 16 से 19 अक्टूबर 1973 के 3 दिनों में ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के दौरे के असल मकासद और शाम के हाफिजुल असद से राब्तों के बारे में दस्तावेजात भी हैं, जो बहुत कुछ सोचने और मौजूदा सूरत हाल को समझने में 48 साल बाद भी मददगार हैं। ऐसी CIA रिपोर्ट्स भी हैं जिनसे ये नतीजा निकलता है कि अमरीकी भुट्टो साहिब को फांसी देने की प्लान से न सिर्फ आगाह थे, बल्कि इन्हें इल्म था कि फांसी कब दी जाएगी। CIA की इन रिपोर्ट से ये भी तासुर मिलता है कि भुट्टो इंतहाई काबिल और जीरक शख्सियत थे। मशरिकी पाकिस्तान में शिकस्त के बाद भुट्टो साहिब का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान और तरीके भी इसकी निशानदेही करते हैं कि वो पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते थे। नाज़रीन, दुनिया के सबसे ज्यादा जाने माने शख्सियत उसामा बिन लादेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी बादशाह शाह फैसल जिंदगी में किसी की मौत पर नहीं रोए। वो एक इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक थे, मगर दो शख्सियात ऐसी थे जिनकी मौत पर किंग फैसल बहुत ज्यादा रोए। एक उसामा बिन लादेन के वालिद मोहम्मद बिन लादेन और दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत पर। मगर क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि आलमी इस्लाम के इतने बड़े और अजीम लीडर शाह फैसल जुल्फिकार भुट्टो की मौत पर इतने गमजदा क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि अजीम लोगों को ही अजीम लोगों की पहचान होती है। मगर ये दोनों अजीम इंसान भुट्टो और शाह फैसल एक ही तीर का निशाना बने। नाजरीन, आज भी कुछ लोग एटम बम बनाने का क्रेडिट जनरल जिया और नवाज शरीफ को देते हैं। ऐसे लोगों की जहनों पर मातम ही किया जा सकता है। आज हम आपको तारीख के औराक से कुछ ऐसे हकाइक बताने जा रहे हैं जिनसे 80% पाकिस्तानी आज भी नावाकिफ हैं। नाजरीन, जुल्फिकार अली भुट्टो के ये अल्फाज आज भी दुश्मन के कानों में गूंजते हैं, हम घास खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है 1960 की दिहाई से, जब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि हिंदुस्तान बड़ी तेजी से जौहरी तजर्बात के सेमत बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़ियादत ने जौहरी असलहा के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार किया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1963 में काबीना में ये तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को जौहरी असलहा की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। लेकिन सदर अयूब खान और इनके अमरीका नवाज वज़ीर खजाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वज़रा ने इनकी ये तजवीज़ यकसर मुस्तरद कर दी और वाज़ेह फैसला किया कि पाकिस्तान जौहरी असलहा साजी की सलाहियत हासिल नहीं करेगा। 1968 में जब सदर अयूब खान फ्रांस के दौरे पर गए, इस मौके पर फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गाल ने पाकिस्तान में जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पेशकश की, लेकिन सदर अयूब खान ने ये पेशकश ठुकरा दी। इस बात में किसी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को जौहरी कुव्वत बनाने का मंसूबा शुरू किया। कौम परस्त और मुहिब्बुल वतन लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम के नबज शनास थे। उन्होंने इदराक कर लिया था कि पाकिस्तान रिवायती असलहा से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बका, सलामती और अवाम को खौफ से बाहर निकालने के लिए लाजिम है कि एटमी सलाहियत हासिल की जाए। नाजरीन, भुट्टो साहिब ने मौत की कोटली में लिखी गई अपनी किताब अगर मैं कत्ल कर दिया गया में तहरीर किया, जब मैंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चार्ज संभाला तो ये एक साइन बोर्ड और दफ्तर के अलावा कुछ नहीं था। मैंने अपने मुल्क के लिए एटमी तवानाई हासिल करने की खातिर अपनी फितरी तवानाइयाँ सर्फ करने का कष्ट कर लिया। भुट्टो साहिब ने 28 नवंबर 1972 को कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया और साथ में ये तारीखी अल्फाज अदा किए, घास खाएंगे एटम बम जरूर बनाएंगे। भुट्टो साहिब ने 13 अगस्त 1966 को यूरोप में तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, भारत हमें एटम बम से डरा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी पर सबका हक है। अगर भारत के पास एटम बम है तो हमें हरगिज ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कदीर खान ने भुट्टो साहिब से मुलाकात की, जिसमें गुलाम इसाक खान और आगा शाही भी मौजूद थे। भुट्टो साहिब ने डॉक्टर कदीर खान को मशवरा दिया कि वो कुछ अरसा नीदरलैंड में क़याम करके एटमी टेक्नोलॉजी का नॉलेज हासिल करें। जब डॉक्टर कदीर खान दोबारा पाकिस्तान वापस आए तो भुट्टो साहिब ने इनको कहोटा लेबॉर्ट्रीज बनाने के वसाइल फराहम किए और इनकी मुकम्मल सरफरस्ती की। आलमी इस्लाम ने भुट्टो साहिब को माली वसाइल फराहम किए और कहोटा लेबॉर्ट्रीज में एटम बम बनाने के तमाम मराहिल मुकम्मल किए गए। सदर के ओहदे पर फाइज होने के फौरन बाद भुट्टो ने ईरान, तुर्की, मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र और शाम का तूफानी दौरा किया। इस दौरे के दो अहम मकासद थे। एक मकसद मुस्लिम ममालिक से तजदीद ताल्लुकात था और दूसरा पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए मुस्लिम मुल्कों की माली एआनत हासिल करना था। दमश्क में अपने दौरे की सिलसिले के इख्तिताम पर उन्होंने शाम के सदर हाफिजुल असद से कहा कि इनका ये दौरा निशान
ख्वाहिशात सानिया के सफ़र का आगाज़ था और पाकिस्तान की महारत और मुस्लिम ममालिक के दौलत से आलम इस्लाम के जौहरी कुव्वत हासिल करना था। नाज़रीन, इस दौरे के फ़ौरन बाद उन्होंने 1973 में पाकिस्तान के जौहरी असलहा की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया और इस सिलसिले में उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन की सरबराह को तब्दील किया और आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर कदीर खान को पाकिस्तान बुला भेजा। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए उन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर और पुरानी पेशकश की तजदीद के लिए आमादा किया। भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसे अमरीका ने कतई पसंद नहीं किया। भुट्टो साहिब ने 12 जनवरी 1972 को मुल्तान में एटमी साइंसदानों का इजलास तलब किया, जिसमें एटम बम के जल्द हुसूल का फैसला किया गया। अमरीका को भुट्टो साहिब के खुफिया इरादों का इल्म हो चुका था, जबकि अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान भेजा गया, जिसने भुट्टो साहिब को खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि अगर उन्होंने एटमी पॉलिसी तर्क न की तो इसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मगर भुट्टो साहिब वतन परस्ती के जज्बे से सरशार थे। उन्होंने अमरीकी धमकी को मुस्तरद किया और डॉक्टर कदीर खान की मुकम्मल सरपरस्ती की। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को एक निशान इबरत बनाया गया और इन्हें फांसी दे दी गई, जिसका ताल्लुक इनके 20 जनवरी 1972 के एटमी प्रोग्राम तर्क करने से इनकार के फैसले से था। नाजरीन, जब जनरल जिया ने भुट्टो साहिब को सन 1979 में फांसी दी तो अमरीका को ये खुशखबरी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका और उस जमाने के वजीर खारजा किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट की मंसूबे पर इसरार किया तो वो ना रहेंगे। और आखिरकार 5 जुलाई 1977 में भुट्टो न सिर्फ इक्तिदार से माजूल कर दिए गए बल्कि 4 अप्रैल 1979 में सूली पर भी चढ़ा दिए गए। लेकिन भुट्टो ने जौहरी सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस पर तहकीकी काम जारी रहा। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कहोटा के तजरबा गाह में, जिसमें 1974 में यूरेनियम की अफजुर्दगी का काम शुरू हुआ, पहली बार इसमें कामयाबी 1978 में हासिल कर ली, जबकि सन 1982 तक वो 90% अफजुर्दगी के काबिल हो गए। डॉक्टर कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने 1984 में जौहरी बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने जनरल जिया से कहा कि वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से जौहरी बम की तैयारी की अज़म का ऐलान करें, लेकिन इनके अमरीकी नवाज वजीर खारजा और दूसरे वजीरों ने सख्त मुखालिफत की। नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला मुल्तान में नवाब सादिक हुसैन कुरैशी की रिहाइश गाह पर हुआ, जहां भुट्टो ने मुल्क के मुमताज साइंसदानों की मीटिंग बुलाई। डॉक्टर समर मुबारक मन, जो इस तारीखी मीटिंग में शरीक थे, ने एक मरतबा इस मीटिंग में भुट्टो के हवाले से कहा कि इनका यकीन इन्हें ऐसे हालात में ले आया कि वो ऐसा फैसला कर रहे हैं जो पाकिस्तान को एटमी हथियारों की दौड़ में ले जाएगा। इसी मीटिंग में भुट्टो साहिब ने साइंसदानों से पूछा कि क्या हम एटम बम बना सकते हैं, जिसके जवाब में एक जूनियर साइंसदान ने कहा कि हाँ, हम बना सकते हैं। इसके बाद भुट्टो ने पूछा इसमें कितने साल लगेंगे, जवाब मिला सिर्फ 5 साल। फिर भुट्टो ने अपनी 3 उंगलियां उठाई और कहा 3 साल, मुझे अगले 3 सालों में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है और इसके लिए सिर्फ एक चीज मुझे रोक सकती है और वो है सिर्फ मेरी मौत। नाज़रीन, इसके जवाब में साइंसदानों ने मुसरत में जवाब दिया, हाँ, ये काम 3 साल में हो सकता है। भुट्टो मुस्कुराए और कहा ये बहुत संगीन सियासी फैसला होगा जो पाकिस्तान करेगा और शायद तीसरी दुनिया के दीगर ममालिक को भी एक रोज करना पड़े। ये गालिबन उन फैसलों में से एक था जो भुट्टो ने ऐसे वक्त में किया जब कौम 1971 के सानेहार सकूत ढाका से भी नहीं संभली थी। नाज़रीन, डॉक्टर कदीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भुट्टो ने इन्हें वजीर आजम जैसे इख्तियारात दे रखे थे। पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर रियासत बनाना उस रोज से कौमी फैसला था। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मौजिद डॉक्टर कदीर खान, जिन्हें भुट्टो ने तलाश किया, जिसने साबिक वजीर आजम को एक सच्चा कौम परस्त लीडर करार दिया। चंद साल कबल एक टीवी इंटरव्यू में कहा, मैंने भुट्टो जैसा कौम परस्त लीडर कभी नहीं देखा। आखिरकार 13 मई 1998 में जब हिंदुस्तान ने जौहरी तजर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए कोई चाराकार नहीं रहा कि वो भी जौहरी तजर्बात करे और यूं पाकिस्तान भी जौहरी ताकतों के सफ में शामिल हुआ। सियासी क़ियादत के नाम पर एक क्रेडिट ऐसा है जो कोई इनसे छीन नहीं सकता, वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। कहानी एटमी प्रोग्राम के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम से शुरू होती है, जिसके इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ी, जिसके खातिर अपनी जान भी इस मुल्क और कौम पर निछावर कर दी। नाज़रीन, 27 मार्च 2017 को डॉक्टर कदीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत का सेहरा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सर जाता है। इसके अलावा डॉक्टर कदीर खान कई बार इस बात का
کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ میں ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن حکمرانوں نے روک دیا۔ میں نے حکومت کو سستی آٹو موبائل انڈسٹری لگانے کی پیشکش کی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ ہمارے بعض حکمران دوسروں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں جبکہ پاکستان کو مضبوط بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، 17 جولائی 2017 کو CIA نے کئی ہزار اپنے خفیہ دستاویزات، رپورٹس، خطوط اور پالیسی پیپرز کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے آن لائن جاری کر دیا۔ ان دستاویزات میں ذوالفقار بھٹو کے دور حکمرانی، دورہ امریکہ، ایٹمی پروگرام، 16 سے 19 اکتوبر 1973 کے 3 دنوں میں ایران، ترکی اور سعودی عرب کے دورے کے اصل مقاصد اور شام کے حافظ الاسد سے رابطوں کے بارے میں دستاویزات بھی ہیں جو بہت کچھ سوچنے اور موجودہ صورتحال کو سمجھنے میں 48 سال بعد بھی مددگار ہیں۔ ایسی CIA رپورٹس بھی ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امریکی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کی پلان سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ انہیں علم تھا کہ پھانسی کب دی جائے گی۔ CIA کی ان رپورٹ سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ بھٹو انتہائی قابل اور زیرک شخصیت تھیں۔ مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد بھٹو صاحب کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا اعلان اور طریقے بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی CIA کے ایک خفیہ دستاویز بھٹو کے ایٹمی پروگرام کو امریکی ایٹم بم بنانے کے مین ہیٹن پروجیکٹ کے مماثل قرار دیتی ہیں۔ بھٹو کی وراثت ایٹمی پروگرام ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کا واحد ضامن ہے۔ ناظرین، 24 جنوری 1972 کو بھٹو نے ملک کے اعلیٰ 50 سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جس کا مقصد پاکستان کے لیے جوہری پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ وضع کرنا تھا۔ عالمی طاقتوں سے مخالفت اور تنقید کے باوجود پاکستان اس منصوبے پر قائم رہا اور اس نے اپنی پالیسی کو جاری رکھا۔ بھٹو نے جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کے لیے مختلف دوست ممالک سے مدد حاصل کی۔ اس کے بعد بھٹو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس گئے اور انہوں نے کرنل معمر قذافی کو اس پروگرام کی مالی اعانت کے لیے راضی کیا۔ سن کر آپ حیران ہوں گے، معمر قذافی نے $100 ملین سے $500 ملین پاکستان کو عطیہ کیے اور کہا کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنانا چاہتا ہے تو لیبیا کے وسائل پاکستان کے وسائل ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے تمام بڑے ڈیزائن بھٹو نے بنائے جس نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر شکل دی۔ بھٹو کے دور میں مختلف یورینیم کے افزردگی کے پلانٹ ملک کے مختلف حصوں میں رکھے گئے جیسا کہ ڈیرہ غازی خان، کراچی، اسلام آباد، کہوٹہ اور چکلالہ۔ انہوں نے مانیٹری کی مدد کے لیے باقی اسلامی دنیا بالخصوص مشرقی وسطی، لیبیا اور سعودی عرب کے تیل کی دولت تک رسائی حاصل کی۔ 1977 کی دہائی کے اوائل میں اربوں ڈالرز ایران اور سعودی عرب سے پاکستان بھی پہنچے۔ عالمی اسلام کے بارے میں بھٹو کی اسلامیہ دوستانہ پالیسی پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے لیے مالی اعانت کی بنیادی عنصر بن گئی۔ بہت سے خفیہ یورینیم افزردگی پلانٹ امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر یورپی طاقتوں کی مزاحمت اور سیکیورٹیز کے باوجود شروع کیے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بغیر کسی رکاوٹ کے خفیہ طور پر چلا۔ ڈاکٹر خان اپنے ساتھ یورپ سے یورینیم کی افزردگی کی ٹیکنالوجیز بھی لے کر آئے جبکہ ان تمام کاوشوں کے بعد آخر کار پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی پاور بنا۔ مگر افسوس، جس عظیم منصوبے کی بنیاد ذوالفقار بھٹو نے رکھی، اس عظیم کارنامے کی تکمیل و خوشی بھٹو صاحب کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ناظرین، اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے مگر آخر کیسے؟ اگر گھر میں اسٹیل کا برتن اٹھاؤ اور پشت پر پاکستانی اسٹیل نظر آئے تو سمجھو بھٹو تمہارے گھر میں ہیں۔ اگر بھارت کو کبھی سینہ تان کر دھمکی دو کہ ہمارے پاس 160 ایٹم بم ہیں تو سمجھ لو بھٹو تمہارے پشت پر کھڑا ہے۔ اگر فضا میں معراج طیاروں کی گھن گرج سنو تو جان لینا یہ بھٹو لے کر آیا تھا۔ اگر اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے شاہ محمود قریشی یا کسی اور کو دیکھو تو سمجھو اس کا صحرا بھٹو کے سر جاتا ہے۔ اگر کبھی پاکستان کی اسکول اور کالجز اور میڈیکل کالجز کو گنو تو یہ جان لینا ان میں آدھے بھٹو کے دور میں بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔